अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। इंतहाई दुख तकलीफ़ के साथ और मजबूरी के साथ प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। आप सोच रहे होंगे कि मजबूरी का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया। मजबूरी ये है कि हमारा काम है, और जब हम ये आदाद शुमार बता रहे होते कोरोना के तो हमारा अपना दिल अंदर से दुखी होता है, क्योंकि मैंने ख़ुद हॉस्पिटल्स के हालात देखे हैं, ख़ुद मैंने लोगों की नॉन सीरियसनेस देखी है। ख़ास तौर पर चूँकि हम लाहौर में हैं, लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लाहौरियों की ख़ास तौर पर नॉन सीरियसनेस देखी है, और जिसकी वजह से आज ख़बरें मौसूल हुई कि जो मुख्तलिफ 9 इलाके हैं लाहौर के, उनके मुख्तलिफ इलाकों को, छोटे छोटे जो टाउन्स इलाके जो हैं, उनमें से चीदा चीदा को बंद किया जा रहा है। तो मैं इंतहाई दुख के साथ आपको बता सकता हूँ कि आज की तादाद के मुताबिक मज़ीद 4,484 केसेस सामने आए हैं पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, और यूँ 1,46,713 तक इसकी तादाद पहुँच चुकी है। और जिस तरह से हम तादाद बता रहे हैं कि 4,484 हुई है आज के दिन में, तो कल तक जब हम ये बात कर रहे होंगे तो ये 1.5 लाख तक तादाद पहुंच चुकी होगी आज की तनासुब के हिसाब से बात करें तो, यानी कि 1.5 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 26 फरवरी 2020 से लेकर जब कराची में पहला कोरोना वायरस का मरीज़ डिटेक्ट हुआ था। आज हमें जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक 1,776, पंजाब में 1,537, खैबर पख्तूनख्वा में 459, वफाकी दारुल-हुकूमत में 635। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद में, जहाँ चंद एक यानी 20-30 के करीब या 50 के करीब इन्फेक्टेड लोग आ रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में 44 और आज़ाद कश्मीर में जहाँ कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहा था, डेथ कोई रिपोर्ट नहीं हो रही थी, वहाँ पर अब इतने केसेस 34 केसेस सामने आ चुके हैं, और 120 मरीज़ आज के दिन में जान की बाजी हार चुके हैं, और यूँ मरने वालों की तादाद 2,751 हो गई है, और अब तक 53,721 अफराद बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना बेकाबू हो चुका है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कोरोना के लिए अगर आपको सबसे पहली स्ट्रेटजी है लॉकडाउन आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते तो फिर दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप पार्शियल लॉकडाउन करें। पार्शियल लॉकडाउन का मतलब सिलेक्टिव लॉकडाउन करें, लेकिन वो सिलेक्टिव लॉकडाउन तभी हो सकेगा जब आप 3 T's का फॉर्मूला अपनाएंगे। आप ट्रेस करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे और उनको ट्रीट करेंगे। ये जो ट्रेस का फॉर्मूला है, यानी आपको घर घर जाना पड़ेगा, इलाकों के अंदर जाना पड़ेगा, यूसीज के अंदर जाना पड़ेगा, मोहल्लों के अंदर आपको लोगों के टेम्परेचर्स चेक करने पड़ेंगे। एक एक घर के लोगों के टेम्परेचर्स चेक करके अगर उनमें कुछ सिम्टम्स हैं उनका फौरी कोरोना वायरस का टेस्ट लिया जाएगा, और जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे के एक टेस्ट के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं, तो उससे अगले ही दिन आपको उसका टेस्ट का रिजल्ट देना होगा ताकि आप उसको ट्रेस करके उसका टेस्ट फाइनल करें और उसके अगले ही दिन उसको ट्रीट करें, वरना वो जहां बैठा हुआ है वो अब उसकी पोजीशन। और इसी को मैं आज आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं कि अस्पतालों में खचाखच भर चुके हुए हैं। गो के वज़ीर सेहत साहिबा इस बात को मानने से इनकारी हैं कि अभी भी 82% अस्पताल भरे हैं, बाकी जगह खाली है। लेकिन मेरे ज़ाती नॉलेज के मुताबिक जो हमें मुख्तलिफ रिपोर्टर्स बता रहे हैं, ख़ुद मैंने जाके भी देखा है, तकरीबन तमाम ICUs, ऑक्सीजन के साथ मौजूद बेड्स, CCUs, एमरजेंसीज फुल हैं। यहाँ तक कि मुख्तलिफ वार्ड्स भी, मुख्तलिफ अस्पतालों में वार्ड्स भी फुल हो चुके हैं। अब एक और बड़ा अलमिया अब जन्म ले रहा है, वो ये है कि अगर कोरोना टेस्ट अगर दिया जाए, मैंने खुद दिया हुआ है, और इस बात को भी तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, और 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। आज की ताज़ा तरीन खबर ये है, ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ कि 3,000 केसेस सिर्फ एक अस्पताल के पेंडिंग पड़े हुए हैं। 3,000 केसेस की बारी कब आएगी? और एक दिन में एक मशीन 250 टेस्ट का रिजल्ट देती है, और उसको भी 24 घंटे दरकार होते हैं। अगर आज 10 बजे के करीब वो टेस्ट के ऊपर मशीन में डाला जाएगा वो स्वैब और उसका जो सैंपल है, तो वो कल 10 बजे तक उसका रिजल्ट फाइनल कंक्लूड करके वो देगा, तो फिर उसके बाद फिर किया जाएगा। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो टेस्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ लैब्स के अंदर है। कुछ अस्पतालों ने, जैसे जनरल हॉस्पिटल ने अपना कर रही है, जिना हॉस्पिटल में अपना हो रहा है, म्यू हॉस्पिटल कहीं और भेज रही है, सर्विस हॉस्पिटल कहीं और भेज रही है, जो मुख्तलिफ लैब्स बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ा, और उसके दरमियान में डॉक्टर कंफ्यूज है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के ज़रिए बहुत सारे लोगों की एक्सपायरीज भी हो जाती हैं।
ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। लाहौर के 9 इलाकों के अंदर लॉकडाउन करने की का फैसला कर लिया गया है। कल रात 12 बजे के बाद वहाँ लॉकडाउन कर दिया जाएगा मुकम्मल। दाखिला, उनका खारिज होना, बाहर जाना, आना जाना सब बंद हो जाएगा। घरों के अंदर लोग मुक़ीद होंगे, लेकिन वो बाज़ारों में जा सकेंगे, ख़रीदारी कर सकेंगे, क्योंकि ग्रॉसरीज की दुकानें, दूध दही की दुकानें, जो नान बाई की दुकानें, ये खुली रहेंगी और वो अपने इलाके के अंदर ही महदूद होंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। ये स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। जितने मैंने एक्सपर्ट से बात की है, गो की इफ़ेक्ट देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देगी। लेकिन इससे वो लोग जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी के लिए जाना था, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। और ये ऐसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको मैंने नाम पढ़े हैं, वो ऐसे हैं जो कि बहुत गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वहाँ बसते हैं। तो उनका क्या हालात होंगे, उसके ऊपर ज़ाहिर है उनको राशन पहुँचाना पड़ेगा, उनका ख्याल करना पड़ेगा। ये सूरत हाल रहेगी। फिर इंपीरियल कॉलेज जो बरतानिया है, उसने जो बताया है वो ये कहा है कि आने वाले अगस्त तक 80,000 रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो सकती हैं। मुझे इस रिसर्च के ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशन है, कुछ मैंने रिसर्चर से बात की है। मेरी रिजर्वेशन है कि इतना नहीं हो सकता जिस तरह से ग्राफ चल रहा है। 2% से ऊपर हमारा डेथ टोल अभी तक नहीं आया है एज़ पर जो इन्फेक्टेड है, लेकिन इन्फेक्टेड इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। कराची और लाहौर इस वक्त कोरोना का रेड जोन बन चुका है। ख़ास तौर पर लाहौरियों ने एहतियाती तदाबीर की मुसलसल अभी तक, अब जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है। ज़ाहिर है अब ज़ोर के बुनियाद पर सख्ती का जो लॉकडाउन है वो करना पड़ेगा, वरना ये मामला सीधे नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर अहमद बिलाल वकार साहब मेरे साथ मौजूद है, मोलेकुलर पैथोलॉजी, और उनसे 2-3 चीज़ें मैंने पूछनी है। कि ये जो स्ट्रेटजी है मुख्तलिफ इलाकों को बंद करने की, ज़ाहिर है 2 हफ्तों के लिए, 14 दिन के लिए होगी, इंक्यूबेशन पीरियड को देखना होगा, क्या ये ठीक होगी? जिनको आखिरी 10 दिनों में या 5 दिनों में, 6 दिनों में होगा वायरस, क्या उसकी वजह से आगे फिर मज़ीद इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है? नंबर 2, वैक्सीन का क्या बना, दवाई का क्या बना, इंटरनेशनल रिसर्चेस क्या आ रही हैं? और साथ में मैं जोड़ूंगा इंपीरियल कॉलेज जो इंग्लैंड का है, उसने जो रिसर्च दी है उसके बारे में उनकी राय क्या है। अहमद बिलाल वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, पिछले प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। मैं पहले प्रोग्राम से भी जिक्र करूँ तो हमारी कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन जिसके ऊपर हम बार बार हुकूमत को बता रहे थे कि हो सकता है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। और वही तादाद, जब मैं ये मानने को तैयार नहीं था, मेरा आपके साथ आर्गुमेंट भी हुआ था कि 1 लाख से ऊपर तादाद नहीं जा सकती है, लेकिन देखें हम 1.5 लाख की तादाद को काउंट भी कर रहे हैं। अब ये जो पार्शल लॉकडाउन मुख्तलिफ शहरों के, खास तौर पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों के अंदर जो किया जाने वाला है, ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ये ठीक रहेगा, रिजल्ट दे देगा? थैंक यू मुर्तज़ा फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। सर देखें, पार्शियल लॉकडाउन का डेफिनेटली बेनिफिट होगा, लेकिन लिमिटेड होगा। जिन इलाकों में आप लॉकडाउन करेंगे, उस जगह पे जो एकदम से जो नंबर्स जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं उनको आप रोकेंगे, लेकिन ये आपका लॉकडाउन है सिर्फ 14 दिन के, जो अभी अनाउंस किया गया। 14 दिन के अंदर वही जो अभी आपने बात की, मैं उसको रिपीट करूंगा कि अगर किसी को 3 दिन के बाद होता है, इन्फेक्शन होती है, तो इसका मतलब है 14 दिन के अंदर वो बीमार है, वो वहीं उसी इलाके के अंदर मौजूद है। वो आगे जब खत्म करेंगे आप लॉकडाउन, वो बाहर निकलेगा और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो वो 14 दिन के लिए तो आप नंबर्स रोक लेंगे, लेकिन 14 दिनों के बाद फिर नंबर्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज है कि आपका जो इस टाइम पे जिस ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, उसमें चंद इलाकों को लॉकडाउन कर देने से ग्राफ को आप नीचे नहीं ला सकते। बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ इज कि जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है उसको फ्लैटन किया जाए। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि जी ग्राफ को फ्लैटन करना है, इससे ग्राफ फ्लैटन नहीं होगा। अभी तक आपका ग्राफ किसी भी टाइम पे स्टार्टिंग फ्रॉम 26 फरवरी टिल टुडे, अभी तक किसी भी दिन आपका ग्राफ फ्लैटन नहीं हुआ। जब तक आपका ग्राफ फ्लैटन नहीं होता, असूलन जो तरीकाकार है कि जिसपे आपने लॉकडाउन खोलना होता है या जो आपने इमरजेंसी लगाई हुई है उसको करना होता है, लिफ्ट करना होता है इलाके से, वो आप करते हैं जब आप ग्राफ फ्लैटन होकर दोबारा नीचे की तरफ उसकी रफ्तार नीचे की तरफ जाना शुरू होती है, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो रोजाना के हिसाब से आ रहे हैं उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। तो हमने तो लॉकडाउन खोला गलत टाइम पे था, जब हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया और अब हमें प्रॉपर पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को एक लिहाज से सील करने की जरूरत है, लॉकडाउन करने की जरूरत है, उस टाइम पे आप बहुत छोटा सा स्टेप उठा रहे हैं। जब आपके पास नंबर्स थोड़े थे तो आपने पूरे मुल्क में किया,
अब जब आपके पास नंबर्स बेइंतहा हैं और आपको ये नहीं पता कि आप ये इस टाइम पे तो वो वाले हालात हैं कि आप जिससे भी पूछेंगे ना, वो उसके अपने खानदान में अपने जानने वालों में 2-3 फैमिलीज ऐसी निकल आएंगी जिसमें कोरोना है। उस टाइम पे आकर जी हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और वो भी सर्टेन एरियाज का। मुझे अभी तक पॉलिसी सारी सिनेरियो की जो भी चल रहा है पाकिस्तान में, उसमें जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो समझ नहीं है। गरीब जो है उसका पाकिस्तान जो है उसमें गरीब भूख से नहीं मरता। इतने ज्यादा चैरिटी है पाकिस्तान में कि कौन सा आपने कभी सुना है आपकी खबरों में, आप तो चैनल में हैं, टीवी चैनल जो कि खबरों के साथ डील कर रहा है, कॉन्टिन्यूस खबरें आ रही हैं, कभी आपने रिपोर्ट की हो कि कोई गरीब बंदा जो है वो भूख से मर गया हो? ईदी है और बेशुमार वेलफेयर के इदारे हैं जहाँ से खाना मिलता है, दस्तरखान है गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तो मुखय्यर हजरात ने बड़ा दिल खोल कर इसका किया था। अब ये बताएं, दूसरा ये बताएं कि इसकी मेडिसिन का क्या बना, मेडिसिन की पोजीशन क्या है? देखिए बहुत सारी मेडिसिन है, अभी तक कोई, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका 100% एफिकेसी इसके अंदर हो कि आप कहेंगे जी ये दवाई हम देंगे और मरीज ठीक हो जाएगा। ठीक है। शुरू से हम जब प्रोग्राम हमने करना शुरू किया था मार्च में, मेरा ख्याल हमारा दूसरा प्रोग्राम था जिसमें हमने ये ट्रीटमेंट की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको एक ड्रग बताई थी जो सिर्फ जापानीज कंपनी ने बनाई थी जी। वो बनाई थी फ्लू के अगेंस्ट। ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा है उसके खिलाफ वो काम करती थी, क्योंकि वहाँ पे फ्लू बहुत ज्यादा होता है। मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे फ्लू का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है और उन्होंने उसके लिए अगेंस्ट बनाई थी। पहले बनाई थी टामी फ्लू जो कि फेल हो गई थी, फिर उन्होंने अभी बनाई थी जिसका नाम था एविगॉन, कमर्शियल नेम था एविगॉन, फेविपिराविर के नाम से आती है। फेविपिराविर उसका वो जो सॉल्ट का नेम है, फेविपिराविर। ये उन्होंने बनाई थी जो कि उन्होंने FDA से अप्रूव की थी फॉर फ्लू। इसको यूज किया गया है चाइना में, इसके अच्छे रिजल्ट्स थे। इसको अभी रशिया ने पिछले दिनों 2 दिन पहले उनकी ये खबर आ गई है कि जी इसकी एफिकेसी उन्होंने जो चेक की है, मैंने सिर्फ न्यूज़ पढ़ी है, उन्होंने कहा है कि जी 50% इसका जो है ना ये डिजीज की प्रोग्रेशन को और उसका जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्टन करती है, विच इज़ मच बेटर कंपेयर टू रेमडेसिविर जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। टर्की ने इसके मुतालिक अच्छी रिपोर्ट्स दे दी हैं, उसकी भी खबर आ गई है। तो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस which we are discussing from since March। अभी मतलब आपका जून का मिड आ गया, अभी तक हम दूसरी बहुत सारी दवाइयां सुनी, बट फेविपिराविर को भी ट्राई कर लें, एविगॉन के नाम से आती है। मे बी हम बहुत सारी लाइफ्स बचाने में कामयाब हो जाएं। राइट नाउ द मेन प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल में जो इशू है इस टाइम पे वो है इंसानी जान को बचाना। सबसे ज्यादा कीमती जो है वो इंसानी जान है। बिल्कुल सही। जब तक आप इंसानी जान को बचाने के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी पॉलिसी बना लें वो फेल हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ये जो इंपीरियल कॉलेज बरतानिया की रिसर्च आई है, मैं ज़ाती तौर पर चूँकि मैं खुद भी रिसर्च से इन्वॉल्व रहा हूँ, आप खुद रिसर्च कंडक्ट करते हैं और चूँकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ मेडिकल रिसर्च का, इसकी क्या एक्यूरेसीज होती हैं, ये कह रहे हैं कि 80,000 के करीब अगस्त के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर अमवात हो सकती हैं, इसके करीब। ये कैसे है सर? देखें, ये होते हैं मॉडल्स। ये बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं और उसमें आजकल जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसको उसमें इनपुट डाल के और उसको आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से आप डाटा कह देते हैं कि जी अगस्त में इतना होगा, जुलाई में इतना होगा, मतलब आप उस ग्राफ के हिसाब से प्रिडिक्ट करते जाते हैं। ठीक। इसी तरह की एक स्टडी पहले भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था, जहां तक मुझे याद है, मेरा ख्याल है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की थी, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारे मुल्कों के दिए हुए थे, उसमें पाकिस्तान का ग्राफ जो था उसके हिसाब से वो जून के मेरे ख्याल 5 को ख़त्म हो जाना था, डाउन ट्रेंड शुरू हो जाना था। यहाँ तो जून में जाके अप ट्रेंड शुरू हो गया। तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने के। ठीक है। ये इसलिए नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सही साबित होगा, ये जरूरी नहीं है। ये इसके ऊपर अमूमन, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही साबित नहीं होता, क्योंकि लोग उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। अब सर ये जो ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट का जो मेथड है साउथ कोरिया का, क्या इसके मुतहम्मिल हम हो सकते हैं, नहीं हम कर सकते हैं इसको करना? अगर आप लॉकडाउन नहीं करना चाहते तो यही एक ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ट्रेस करने पड़ेंगे,
उनको ट्रीट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा और उनको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन आपने दूसरी तरफ ये देखना है कि क्या आप इस टाइम पे मेरे ख्याल है अभी तक आपने 30,000 पर 24 आवर्स का फिगर टच नहीं किया टेस्ट में, ठीक है। 29,000 तक तो मैंने देखा, 30,000 पे नहीं गए। तो अभी तक आप 30,000 स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, जब से WHO ने कहा हुआ है जनवरी से ले लें, और आपका जून का मिड आ गया हुआ है, अभी तक आप 30,000 टेस्ट हर रोज नहीं कर पा रहे। तो आपके ख्याल में आप कर सकते हैं? आपका जो डिजीज बर्डन आप बता रहे हैं वो रोजाना का तो 6,000 तकरीबन आपका रोजाना का डिजीज बर्डन है जो टेस्ट होना ही होना है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि बीमार हैं हॉस्पिटल में और वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको भेजने से पहले आप दोबारा टेस्ट करते हैं, वो भी तकरीबन ऐड होंगे। ये सारा करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट बचता कितना है जिससे आप वो कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे और ट्रीट कर लेंगे। अब मेरे ख्याल में आपके पास जो फिगर बच जाएगा, मैं बहुत अच्छा भी लगा लूं तो मेरा ख्याल है कि 20,000 टेस्ट 20,000 पर डे। 20,000 सर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। मतलब मैं खुद जैसे आप हैं, बाकी लोगों से भी पूछता हूँ, मैंने आज बरतानिया में बात की, फ्रांस में भी, इटली में भी बात की, मुख्तलिफ डॉक्टर से बात की है। सिचुएशन अब किसी तरह से भी पल्स हाथ में पकड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। बट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद बिलाल वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमेशा आप हमारी रहमाते हैं, वक्त निकालते हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। सिचुएशन जो इस वक्त है नाज़रीन, हम एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होना है। इसी से पाकिस्तान की इकॉनमी जुड़ी हुई है। बजट कल पेश हो चुका, जुमे वाले दिन उसका वफाक का, आज पंजाब का हुआ है, और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या बनना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो आज का पंजाब का बजट है, कुछ उसके खद्दोखाल जानते हैं। लेकिन एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फेडरल बजट आपने सुना, फ्राइडे वाले दिन हमने आपको उसके मुख्तलिफ खद्दोखाल और मुख्तलिफ सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उनकी राय भी आपको सुनवाई थी। तो माली साल 2020 और 21 का जो सूबाई बजट है, सूबा पंजाब का, यानी सूबों में सबसे पहले पंजाब ने अपना बजट अनाउंस किया है। 22 खरब 40 अरब रुपए का आज बजट पेश किया गया। सूबाई वजीर ख़जाना उन्होंने ये बजट पेश किया। उसके जो चीदा चीदा खद्दोखाल थे, सारा दिन आप न्यूज़ में सुनते भी रहे हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, क्योंकि ज़राअत, सेहत और तालीम, ये 3 ऐसे सेक्टर थे जिसके ऊपर हमारा बड़ा फोकस है। और ख़ास तौर पर जब हम जनूबी पंजाब को इसके साथ जोड़ते हैं, और जनूबी पंजाब के बारे में ख़ुद वज़ीर आज़म साहब का जो टिल्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हमने भी कुछ सैकड़ों के करीब जनूबी पंजाब से सिलसिले में प्रोग्राम्स किए और ये जानने की कोशिश की कि वहाँ पर महरूमियाँ क्या हैं, और महरूमियों को इंडिकेट भी किया। तो हमारा यही था कि वहाँ सेहत, वहाँ एजुकेशन, और चूँकि सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है गुज़श्ता अदवार के अंदर, जब नून लीग की हुकूमतें रहीं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, तो शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रहा, लेकिन जो मुतवस्सत तबके इलाके हैं उनके अंदर फोकस बहुत कम रहा। तो इस बार क्या सोचा गया है, तो तरक्याती बजट की मद में 3 खरब 37 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब 90 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए 2 खरब 84 अरब 20 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 3 खरब 50 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और आइंदा माली साल में 56 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देने का भी फैसला किया गया है। साथ में उन्होंने, जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने बताया कि हमने जो हेल्थ इंश्योरेंस है, डॉक्टरों की फ़ीस और अस्पतालों में टैक्स की शरह को 16 से 5% से और 5% से कम करके 5% की तजवीज़ दी है। इसके अलावा 20 से ज़ायद सर्विसेज, जिनमें छोटे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, शादी हॉल्स हैं, लॉन्स हैं, पिंडाल हैं, शामियाने, कैटरिंग, IT सर्विसेज, टूर ऑपरेटर्स, जो जिम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, रेंट ए कार सर्विस है, केबल TV है, फोटोग्राफी है, पार्किंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वगैरह शामिल, उनमें टैक्स की शरह को 16% से कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई है। प्रॉपर्टी बिल्डर्स और डेवलपर से 50 रुपये और 100 रुपये फ़ी मुरब्बा गज टैक्स वसूल करने की तजवीज़ है। जो शख्स ये टैक्स अदा करे उसे तामीराती खिदमात में टैक्स छूट दी जाएगी। ये जितने भी आपको तजावीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ,
इसको बराए मेहरबानी आने वाले जो हालात हैं कोरोना के, उसके तनाजुर में देखिएगा, क्योंकि मैं उसी तनाजुर में देख रहा हूँ आने वाले हालात में होगा क्या। सेहत के लिए 2 खरब 84 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, 250 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 33 अरब रुपए रखे गए हैं। कोविड-19 के बायस जो शोबा है खासा दबाव है, इसके लिए काबू करने के लिए 13 अरब रुपए, जबकि अद्वियात की खरीदारी का जो बजट है गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 23 अरब से बढ़ाकर 26 अरब किया गया है। तालीम की ज़रा बात करें तो वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त साहब ने उन्हें बताया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 3 खरब 50 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 27 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट भी शामिल है इसमें, और इसके अलावा तालीम के फ़रोग के लिए मजमूई तौर पर 37 अरब 56 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिनमें 3 अरब 90 करोड़ रुपए तरक्याती बजट के। एक और सेक्टर जिसका हमने जिक्र करना है ज़राअत, इसमें उन्होंने कुछ बताया कि जो टिड्डी दल का हमला हुआ था उसका क्या नुकसान हुआ। ज़राअत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। एमरजेंसी जो ज़राअत एमरजेंसी प्रोग्राम है बराए ज़राई इजनास, उसकी पैदावार के इजाफे के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपए, और गंदम की खरीदारी के लिए 3 खरब 31 अरब और 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। साथ ही नया पाकिस्तान हाउसिंग जो प्रोग्राम है उसके लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो वफाक के 30 अरब रुपए के पैकेज के अलावा है। तो ये सारे खद्दोखाल रहे, सूरत हाल रही। ज़ाहिर है ये आदात का बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं, ये आदात का एक गोरख धंधा है, तो मैंने इसके लिए दावत दी है इसको समझने के लिए। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी बराए मुआशी अमूर तजज़ियाकार मोहम्मद इलियास खान साहब लाहौर से जुड़ रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं लाहौर के। अनम नईम है मुआशी तजज़ियाकार, बहुत ग्रिप रखती हैं, बड़ी रिसर्च है ख़ासतौर पर पंजाब के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसके ऊपर। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। इलियास साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। पिछला जो बजट था साल का वो भी आपने कवर किया, बल्कि कई दिहाइयों से आप ये बजट जो है वो कवर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर से पहले से भी बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं आप, बहुत एक्सपीरियंस है आपका, कई दिहाइयों पर मुहित है। क्या समझ आई है इस टैक्स की, कितना बेहतर, कितना ठीक, और क्या डायरेक्शन हुकूमत की नज़र आ रही है इसमें? देखिए मुर्तज़ा, जो हालात हैं जिसमें ये बजट पेश किया गया है, आप देख लें 2 माह से लॉकडाउन था जी, और मुल्क की जो आप देख लें पंजाब की जो सूरत हाल थी माली, वो बहुत पतली थी। अब जो इन्होंने ये तखमीने लगाए गए हैं कि 22 खरब 40 अरब रुपए का जो बजट रखा गया है, इसमें जो पैसे जो लाए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट से मिलेंगे, अब उसके साथ इनके अपने रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा जो इनको जो फंड्स वगैरह मिलेंगे डोनर्स एजेंसीज की जानिब से, तो उसको तमाम को मिला के ये बजट रखा है। तो देखिए इसमें जो पैसे इन्होंने रखे हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है, इसमें देखें कि इसमें जो आम आदमी को क्या फायदा है। इसमें आम आदमी को देखेंगे इसमें बहुत कम रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। आप पहले ही देख लें कि देखें जो हालात हैं जिसमें कि 2 महीने से पिछला माली साल का जो बजट है उसमें जो लोगों का रोजगार वगैरह उसके मौके नहीं मिले, ना कोई ऐसी चीज मिली। तालीम के शोबे में जो फंड्स वगैरह रखे उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सके। इनको आहिस्ता निकाल के इनकी जो आया हेल्थ के सेक्टर में आज तक देखें किसी ने इतने फंड्स वगैरह नहीं इस्तेमाल किए, ना रखे हैं कि जी उनका इस्तेमाल कर सकें फंड्स वगैरह जो इसके लिए हेल्थ के शोबे के लिए या तालीम के शोबे में। आप देख लें हमारे दोनों जो 2 अहम शोबे हैं जो बेसिक नीड्स हैं उनमें आज तक ये इस्तेमाल नहीं। अच्छा, इसका जवाब ना लियास भाई, चूंकि आप इस मुआशी अमूर के बहुत ज़्यादा एक माशाल्लाह बहुत ग्रिप है आपकी, अब इस सवालों का जो जवाब है मैं चाह रहा हूँ कि इसको ज़रा तनाजुर में इसमें रखें कि अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर हम कोरोना इन्फेक्शन की वजह से किस पोजीशन में होंगे, अल्लाह जाने क्या बनेगा, स्ट्रेटजीज ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हमें प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे? ये इनफ होंगे पैसे? देखें जी, ये प्रायोरिटीज जो हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि अगले 2 महीने में जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफिकल्ट होगी। इसमें कोरोना के जो वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनकी इंक्रीज होगी, 12 लाख 13 लाख जो कह रहे हैं, इनके अपने एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो ये सूरत हाल होगी, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम होगी कि गवर्नमेंट को अपने जो वसाइल हैं इनका जो तमाम जो रुख है वो इस तरफ मोड़ना पड़ेगा, इस जंग के लिए लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पहले ही प्लानिंग की हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बारे में काफ़ी रिसर्च की है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, कि अगर यहाँ से ऐसा होता है तो उसके लिए उन्होंने ये किया है कि अपने महीने के बजट वगैरह रखिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता देखें जो हालात पहले हुए हैं 2 महीनों में देखें कि बुरा हाल हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट से इनको पैसे नहीं मिले, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अगर टैक्स इकट्ठे ना होते पहले जो माली साल के 9 महीनों में
7-8 महीनों में, तो ये अब भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ना था। तो ये जो सूरत हाल है, जो कोरोना वॉर है, ये जो है ये आगे कई साल चलेगी, 2 साल, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं आप देखें, आपकी जीडीपी की ग्रोथ है। एक और चीज बता दें, एफबीआर के जो टारगेट है ये कोई गैर यकीनी से नहीं लग रहे आपको? नहीं, एफबीआर के जो टारगेट हैं इन्होंने आईएमएफ से जाके नेगोशिएशन करके उसको सारा रखा है। इसको जो रखा है आईएमएफ ने इनको 150 रुपए का रिलीफ दिया है। पिछले साल भी जो इन्होंने रखा था वो पूरा नहीं हो सका, टारगेट 750 अरब रुपए का डेफिसिट आया उसमें जो टारगेट था, क्योंकि इनके टारगेट कभी पूरे नहीं हुए। तो अब भी रखेंगे। अब जो टारगेट है इनका जो इन्होंने रखा है, अब इसके पर बुनियाद पर जो पंजाब को, सिंध को, बलोचिस्तान को जो डिविजिबल पूल से मिलता है, तो उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर वो यूटिलाइज करते हैं तो उसके मुताबिक, अगर नहीं पूरा होंगे तो फिर इनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक माशी बहरान होगा और आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा, मुश्किलात का सामना है। आप देख लें, लोगों की इधर चीखें निकली महंगाई से, बेरोजगारी से, अब तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई है। राइट अलियास, मैंने आपसे एक और सवाल करना है कि मेरे ये जहन में था कि शायद ऐसा हो क्योंकि पंजाब की तरफ बहुत ज्यादा कोरोना का टिल्ट है, तो मुमकिन है कि एक इमरजेंसी की तरफ के लिए एक स्पेसिफिक फंड रखा जाए कि हमने ये बाकी चीज से कट लगा के हमने एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, अगर हम कोरोना पर काबू पा गए तो फिर ये इमरजेंसी फंड बाकी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और अगर ना हुआ तो फिर हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। ये मेरे सवाल आपके आगे रखना है। अनम साहिबा, आपकी तरफ आ रहा हूं। ये जो पंजाब का आज पेश किया गया बजट है, इसमें आपको क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स नजर आए हैं और नेगेटिव डायरेक्शंस क्या नजर आई हैं, और इस बजट में मजमूई तौर पर हुकूमत की इकोनॉमिक डायरेक्शंस क्या बन रही हैं? हुकूमत क्या चाह रही है, किस सेक्टर को ज्यादा फोकस कर रही है? अनम, वो हुकूमत ने, हेलो जी मुझे आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। जी आपको आवाज? अच्छा जी। हुकूमत ने जो टैक्स रिलीफ दिया है, जिसमें सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 56 अरब का नुकसान होगा। इसमें इंडस्ट्रीज जो हैं, रेस्टोरेंट्स, सैलून्स, ये इंडस्ट्रीज फॉल करती हैं। लेकिन सूरत हाल जरा मुश्किल है। सूरत हाल को मुश्किल बनाया गया है कोविड-19 की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हम एक पैंडेमिक फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो 40 से 60 लाख अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जो कि बड़ा है लास्ट ईयर से परसेंटेज उनकी। पाइड एक इदारा है, इन्होंने सर्वे किया था जिसके नताइज के मुताबिक 40 से 60 लाख लोगों में तो बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा जो गुर्बत की शरह है वो 24 से 58% इंक्रीज की गई है। हुकूमत के पास वसाइल कम है, और वसाइल कम होने की वजह से नुकसान किसको हो रहा है? आम आदमी को नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा और चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि अभी तक मेरे मुताबिक कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आप देखें, सिर्फ अगर पंजाब को ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पंजाब में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पंजाब की जो है इस वक्त काफ़ी सेंसिटिव कंडीशन है। इसमें हुकूमत ने रिलीफ देकर एक पॉजिटिव रोल तो प्ले किया है, लेकिन साथ साथ जो नुकसानात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, इसके अलावा जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको फ़रोग देने की भी ज़रूरत है। तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो गई है ड्यू टू दिस पैंडेमिक फेज ऑफ कोविड-19। और जो डेफिसिट ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर आपकी राय क्या है? देखें जी, उन ट्रेंड्स के मुताबिक अगर जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर अगर नज़रसानी ज़्यादा की जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मामला बेहतर किए जा सकते हैं। इसमें डिफरेंट हम तरीके अपना सकते हैं, लाइक हम गवर्नमेंट पॉलिसी, हम लोन दे सकते हैं, लोन की चीज़ को देखा जा सकता है। प्लस इसमें हम छोटे छोटे कर्जे देकर जो हुनर लोगों में दिया जा सकता है, लाइक टेफ्टा जिस तरह ट्रेनिंग वगैरह देती है, हुनरमंद अफराद को, स्किल्ड लोगों को इसमें फोकस किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे हमारा बेहतर हो जाएगा, जो कि अब हमारा जीडीपी इतना श्रिंक हुआ पड़ा है, इकोनॉमी इतनी श्रिंक हुई पड़ी है, उसको शायद थोड़ी बेहतरी लाई जा सकती है इन इकदामात की वजह से। अनम, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं आपके ख्याल में जिस पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी और इकोनॉमी को ज्यादा फायदा दे सकते थे, और क्या आपका ख्याल है कि इस बजट में उसकी तरफ तवज्जो कम दी गई है? देखें जी, अगेन हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते थे, हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते थे। हम अगर इन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हमारा इन पे फोकस करने से जो एक्सपोर्ट है वो कम होनी थी।
इंपोर्ट जो हम करते हैं उससे हमारा बहुत ज्यादा एक परसेंटेज वहां चली जाती है। हम उस पर नजरसानी की जा सकती थी। हम इसके अलावा छोटी अमाउंट्स में लोन्स दे सकते थे लोगों को। हम लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर आते तो एम्प्लॉयमेंट, जो इतने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं उन एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते तो ओवरऑल मुल्क की कंडीशन बेहतर की जा सकती थी। लेकिन इसकी रूट्स जो है वो इकॉनमी शायद उसकी तरफ हमें ले जा नहीं पा रही है, उसकी तरफ हमारा टिल्ट नहीं बन रहा है। तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट की या पंजाब की क्यों प्रायोरिटी ये नहीं रही होगी? उसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट अभी जो हमें सरप्लस बजट शो करवा रही है, ठीक है, अब वो तकरीबन 300 से 400 अरब का सरप्लस बजट शो करा रही है। वो बेसिकली फॉरेन फंडिंग है जो, और इस सारी सूरत हाल जो है वो डेफिसिट की तरफ जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसको जरा सारे एनालिसिस को कोरोना की कंडीशन जो होगी उससे जोड़कर कहें कि आने वाले जो हालात बन रहे हैं इसके मुताबिक जो ये नजर आ रहा है, ये तो एक बार फिर रद्दोबदल हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता हमें तरजीहात बदलना पड़ जाएं, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसका बजट हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ सकता है? क्योंकि आमदन जिस तरह से आ रही है उतनी उस तरह एडजस्ट भी हो रही है। तो हमें किस सेक्टर को मिनिमल करके कोरोना के साथ लड़ने के लिए या उसकी तरजीहात को हमें बदलना पड़ेगा? देखें जी, हेल्थ सेक्टर हो गया वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर सेक्टर्स है। इनके ऊपर अगर पैसे खर्च किए जाएं तो मेरा ख्याल है आइंदा 5 से 6 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया जा सकता है। इसी तरह छोटे जो कारोबारी तबके हैं इनसे इनको फायदा होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके साथ आप देखें कि हमारी पंजाब की एक ओवरऑल अगर कहा जाए, सिर्फ पंजाब जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस, 12 करोड़ की आवाम है। नहीं, हमें निकालने किस सेक्टर से पड़ेंगे क्या या फिर हम जी हम एग्रीकल्चर सेक्टर को टच कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को टच कर सकते हैं। ओके। तो इलियास साहब, आपके ख्याल में इस सवाल का जवाब क्या बनता है? किन सेक्टर्स को हम छेड़ के, अगर हमारे हालात इतने क्रूशल हो जाते हैं कि हमें हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ जाए, हमें मज़ीद इक्विपमेंट्स ख़रीदने पड़ जाएं, हमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा ख़रीदनी पड़ जाए, हमें मज़ीद एमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ जाएं, जो सिचुएशन बनी हुई है, ज़ाहिर उसके ऊपर और ज़्यादा पैसा लगेगा, तो किन सेक्टर्स को हम छेड़ सकते हैं? इसके लिए ना काफ़ी रकम मुख्तस की है, लेकिन इसके लिए और करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन हॉस्पिटलों की अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी दिन वक्त से दरकार थी, अमाउंट दरकार, जो कि की नहीं गई इन्वेस्टमेंट। सिर्फ लाहौर में हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए, बल्कि रूरल पंजाब में, बल्कि जनूबी पंजाब में भी ऐसे हॉस्पिटल बनने चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को यहाँ ना आना पड़े। अब यहाँ हॉस्पिटल थे, सिर्फ लाहौर में थे हॉस्पिटल, लोगों को कोरोना के जितने पेशेंट थे लाहौर में आना पड़ा, जिसकी वजह से लाहौर पूरी तरह हिट हुआ इस टाइम। आप देखेंगे सबसे ज्यादा पेशेंट इधर ही थे, और इधर लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा मुख्तलिफ जगहों पर। पंजाब को गवर्नमेंट को अपना जो हिकमत अमली अपनानी पड़ी। लाहौर में देख लें आप, ताला शिकागो में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये अपना एक्सपो सेंटर में, इसके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ जगह, रायविंड कितना अरसा सील रहा है। तो जब यहाँ लोग बाहर से आए हैं तो इधर ज्यादा करना पड़ा। अब लोगों को ये है कि गवर्नमेंट को अगर चाहिए तो गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। इस दफा उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसमें डिस्कस की थी कि अगर स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर पैसे, रियाज साहब, मैं मुख्तसर ये कहूं कि आप सेटिस्फाइड है इस बजट से? इस बजट से सेटिस्फाइड? देखिए मुर्तज़ा साहब, इस बजट से आपको कुछ नहीं मिलना। ये फेडरल गवर्नमेंट से जो डिविजनल पूल से आपको पैसे मिल रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट अपने खुद रेवेन्यू इतने जनरेट नहीं करते, जो उसको फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं वो आगे से यूटिलाइज करते हैं। और अगर ना मिले पैसे, या कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जिससे गवर्नमेंट जो है कि तरक्की करे, जिससे फले फूले आम आदमी को फायदा मिले। पंजाब से नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के बजट से होता है। और फेडरल गवर्नमेंट के बजट से देखेंगे आप कोई खुश नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजट की पॉलिसी जो होती है, वो जो लाइन होती है, वो उनको फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है। बिल्कुल ठीक है। इलियास, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आए। अनम, आप भी पहली बार मेरे प्रोग्राम में आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की। थैंक यू वेरी मच। बल्कि ऑफ थैंक मजीद भी हम आपको प्रोग्राम से बुलाते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भारत जो है, ये खबर मौसूल हुई है कि वो 17 जून को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा है, और बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बन जाए। और आज इस पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अगर भारत इसका रुकन बन गया तो क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। अगर बन गया तो क्या होगा? वाकई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद बड़ा एक मुनफरिद सा तज्ज़िया करते हैं। एक ब्रेक के बाद
माशाल्लाह काफी दिनों बाद माशाल्लाह मार्च में आखिरी दफा आपसे बात हुई थी। इन दिनों वैसे मैंने आपके पास होना था लेकिन कोरोना ने मार दिया। बस ये कोरोना ने बड़ा कुछ चेंज करके रख दिया। भारत रवा माह 2 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर मुंतखब हो जाएगा, ये एक सवाल है। और उसके बाद ये तवक्को है, और ये कहा भी जा रहा है कि वो हो जाएगा, और उसके बाद ये तवक्को है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर की जो वकालत करना है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 17 जून को जनरल असम्बली सलामती कौंसिल में 2 साल मुद्दत के लिए 5 रियासतों का इंतखाब करने वाली है, और इस साल ये इंतखाबात कोरोना वायरस की वजह से एक अलग तरीक़ाकार के ज़रिए होंगे। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली जो तमाम इजलास थे उसको रवा माह के आखिर तक मुलतवी करना पड़ा था, और UNSC में गैर मुस्तकिल अरकान की 10 नशिस्तों को इलाकाई ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिनमें अफ्रीकन ग्रुप, एशिया पैसिफिक ग्रुप, लैटिन अमेरिकन ग्रुप और कैरेबियन ग्रुप और मगरबी यूरोपी और दीगर ग्रुप शामिल थे। भारत इस नशिस्त के लिए एशिया पैसिफिक ग्रुप में से हिस्सा ले रहा है, जिसे इंडोनेशिया खाली करेगा, और भारत की फतह तकरीबन बताया जा रहा है कि यकीनी है, क्योंकि इस नशिस्त पर खित्ते के दीगर ममालिक में से किसी ने भी मुकाबले के लिए हिस्सा नहीं लिया है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि गुज़श्ता साल भारत 55 अरकान पर मुश्तमिल इलाकाई ग्रुप से इस नशिस्त के लिए बिला मुकाबला नामजद हुआ था, जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है। ताहम भारत का इंतखाब फिर भी बैलेट से होगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंतखाबी कवायद के तहत अगर अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 193 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया तो इसे कामयाब करार देने के लिए कम अज़ कम 129 वोट हासिल करने की ज़रूरत होगी। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर मलिक नदीम आबिद साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं। अगर सर भारत जो है वो सलामती कौंसिल का रुकन बन गया तो इससे क्या होगा, यानी इससे कश्मीर कॉज या पाकिस्तान के स्टांस को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको, आपकी बिहाइंड द कैमरा टीम को और आपके ऑडियंस को बहुत बहुत सलाम अर्ज करता हूँ। मैं पहले तो मैं ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान में क्यों ये जितने मेन स्ट्रीम दूसरे मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं की। इट इज सच अ बिग सीरियस इशू जिसके ऊपर कोई बात नहीं होती। सॉय इसके कोरोना में क्या हो गया, और उसके अलावा प्लेटलेट्स डाउन हुए, अप हुए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जेल जा रहा है, जेल से आ रहा है। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बिगेस्ट एंड द सीरियस मोस्ट इशू जो कि पाकिस्तान में डिस्कशन इस वक्त होनी चाहिए थी। देखिए, इंडिया का जिस तरह आपने फरमाया, इलेक्शन तकरीबन एमिनेंट है। इंडिया इलेक्शन में तकरीबन कामयाब हो गया है। 129 वोट लेना कोई मुश्किल काम नहीं है उनके लिए। उसकी वजह इंडिया की पॉपुलैरिटी भी है और पाकिस्तान की फेल्योर भी है। मैं गुज़श्ता कई सालों से बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ पे बात करता रहा हूँ, आपके चैनल पे भी और दूसरे तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे, जहाँ जहाँ मुझे बोलने का मौका मिला और जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंसेस पे मुझे मौका मिला, कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का इम्तिहान है। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है और उस वक्त से हम खान साहब को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश करते रहे हैं कि आप कश्मीर इशू पे उस वक्त तक कोई इफ़ेक्टिव फैसला नहीं ले पाएंगे जब तक आपकी डिप्लोमेसी, बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी कामयाब नहीं होगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान की कई सालों तक जो एम्बेसडर रही यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत कमज़ोर किया। पिछले साल नवंबर 2019 से वी हैव सच ए वंडरफुल एंड एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट, करियर डिप्लोमेट, जनाब मुनीर अकरम साहब। इत्तेफाक से उनकी मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। लेकिन सिर्फ एक मुनीर अकरम साहब अकेले इस चीज़ को, इस जंग को नहीं जीत सकते। पाकिस्तान के तमाम सफ़ीर जो हैं दुनिया सारी में, उनको ये जंग करनी चाहिए थी, उनको ये इस पे काम करना चाहिए था गुज़श्ता कई महीनों से। और आपके वज़ीर ख़ारजा साहब को पिछले 6 महीने में कम से कम 100 ममालिक का दौरा करना चाहिए था इस काम के लिए। मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करता चलूँ कि पाकिस्तान हैज़ ट्रेडिशनली इग्नोर्ड द अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज़। इसलिए पाकिस्तान के तकरीबन 60 वोट जो हैं अफ्रीकन रीजन के,
उनमें तकरीबन 101 या 2 वोटों के पाकिस्तान को कोई वोट नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि पाकिस्तान ने वहां पे ना कोई काम किया, ना कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिल्ड किए। मैं यहाँ पे भी याद करवाता चलूँ, अगस्त पिछले साल में जब चाइना ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कॉल किया इसके लिए, कश्मीर इशू डिस्कस करने के लिए, उस वक्त भी साउथ अफ्रीका और दूसरे जो जितने तमाम नॉन परमानेंट मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के, किसी मेंबर को पाकिस्तान ने अप्रोच नहीं किया, कश्मीर पे ब्रीफिंग नहीं दी और उनसे कोई रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। और मैं समझता हूं कि ये अकेले एक सफीर मुनीर अकरम साहब का काम नहीं है, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा का भी काम है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी काम है। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज आज डिस्क्लोज करूं जी। पिछले साल हमने 2 अफ्रीकन कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और फर्स्ट लेडीज के साथ मुलाकात की और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर किया कि हम उनको पाकिस्तान लेके आते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको फॉर्मल इनविटेशन दें। उनके कुछ मसाइल थे जो पाकिस्तान बड़ा आसानी से हल कर सकता था, आज तक हमें उस पर किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो देखिए, ये एन मौके के ऊपर एक कैपिटल टीवी प्रोग्राम करने के बाद इस जंग को नहीं जीत सकता। सही। ये तो अभी फिलहाल तो ये वाज़ेह नजर आ रहा है, क्योंकि वो मुकाबले में को बिला मुकाबले वो बन सकते हैं, तो भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन ही जाएगा, ये फिलहाल तो ये नजर आ रहा है। आपके ख्याल में ये कैसे होगा और इसको कैसे रोका जा सकता है? यानी क्या पाकिस्तान की सिफारतकारी इतनी मजबूत है कि या कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है कि भारत की रुकनीत ना होने दे? अनफॉर्चुनेटली देखें, इस वक्त आज 15 जून है, 17 जून को 2 दिन के बाद ये इलेक्शन है। आज आपका ये सवाल करना आपके दर्द को और आपकी कमिटमेंट को, अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की कमिटमेंट को शो करता है। लेकिन फॉरेन अफेयर्स कहाँ था पिछले 1 साल से? ये तो 1 साल से सिलसिला चल रहा है। और ये पिछले, और मैं ये भी आपके ऑडियंस को बताता चलूं, भारत ऑलरेडी 7 दफा सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बन चुका है, 7 टाइम, दिस इज गोइंग टू बी द 8th टाइम। और भारत का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होना 2 लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव होगा, बिकॉज भारत को ये मौका मिलेगा कि अपनी लॉबिंग करे। भारत परमानेंट मेंबर की सीट लेने के लिए भी काफी अरसे से लॉबिंग कर रहा है और ये इलेक्शन भारत का उस इलेक्शन के लिए, उसकी परमानेंट सीट के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। राइट, बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी रहनुमाई की, बहुत ज़्यादा पिक्चर, क्योंकि वज़ीर ख़ारिजा साहब ने कहा कि कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी, लेकिन जो डायरेक्शंस आप चूँकि वहाँ मौजूद हैं, जो आप वहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं, ये तो सूरत हाल ख़तरनाक आगे की तरफ जाती हुई देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना गिरदोने में आपका बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।